नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो आपका चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म। प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है और आपका प्राचीन भारत का ये पार्ट 4 वीडियो है। आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए पीवाईक्यू कर रहे हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक, बौद्ध धर्म। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म। पहला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। एमपीपीसीएस स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है कि 563 ईसा पूर्व या 561 ईसा पूर्व या 558 ईसा पूर्व या 544 ईसा पूर्व। बताइएगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए है, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलिय गणराज्य यानी कि कोलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था तो उसको महानिविष्क्रमण की संज्ञा दी गई है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है आपका वो यूपीपीसीएस मेंस 2014 का है। इसमें पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या उनका प्रबोधन। आपको बताना है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, और इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, उनका गृह त्याग। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। शाक्य वंश, माया वंश, लिच्छवी वंश या कोलिय वंश। यूपीपीसीएस प्री 2008 का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी। बताइएगा तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है डी ऑप्शन, कोलिय वंश। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध का जन्म हुआ था। यूपीपीसीएस प्री 2002 और एमपीपीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। पार्थ, मिहिर, प्रछन्न, गुड्डाकेश। इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। और पांचवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ई, इनमें से कोई नहीं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से जाना जाता है। गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड्डाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प ई सही है। किंतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर बी जारी किया है। ठीक है, तो उन्होंने प्रछन्न इसका नाम माना था, लेकिन इनका नाम प्रछन्न नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2006 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। और छठे का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का प्रश्न है कि बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, और इसका सही उत्तर आपको बताना है कौन सा होगा। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2007 और यूपीपीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए है आपका अशोक, बी है कनिष्क और सी है हर्ष और डी है धर्मपाल। बताइएगा आठवीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? बीपीएससी प्री 2005, यूपीपीसीएस प्री 2001 और बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? और 9वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, कुशीनगर में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्धव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनीरा मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं थी, बड़ी घटनाएं थी, उनको कोई ना कोई नाम दिया गया। तो उनके देह त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण नाम दिया गया, और देह त्यागा था इन्होंने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है, यहां पर निर्माण होगा महापरिनिर्वाण, अंग, मगध, मल्ल या वत्स? यूपीपीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन मल्ल। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? यूपीपीसीएस में 2005 का प्रश्न है। आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है, घुमा घुमा कर पूछा गया है, और इसी तरीके से आपके प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, बस उनकी भाषा बदल जाती है। मल्लों के राज्य में, लिच्छवियों के राज्य में, शाक्यों के राज्य में या पालों के राज्य में? बताइएगा 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन मल्लों के राज्य में। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा, श्रावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है। एमपी पीसीएस प्री 1997 का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, और 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा होगा? देखिए, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया, ये आपको बताना है। देखिए, जो निर्वाण उनको प्राप्त हुआ है वो बोध गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? बोध गया में। लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन आपका बोध गया से मिलता जुलता नहीं है, ना ही बोध गया है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? बोध गया में प्राप्त किया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था, और बोध गया आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न विवादित माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में या श्रावस्ती में? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2014 का और आईएएस प्री 2015 का। ऐसा शायद ही कभी होता है कि आईएएस के प्रश्न लगातार वर्षों में रिपीट हो जाएं, लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न था जो लगातार वर्षों में रिपीट हुआ। आईएएस प्री 2014 में भी पूछा गया और आईएएस प्री 2015 में भी पूछा गया। तो इस तरीके के प्रश्नों को थोड़ा समझा करिए कि किस तरीके के प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कोसल, मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। कौन सा उत्तर आपका सही होगा ये आपको बताना है। और 14वें का तो सही उत्तर है आपका, देखिए, जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए राज्य थे वो कोसल था और मगध था। गांधार और अवंती से कोई ले जाना नहीं था, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल 3 और 4 महाजनपदों में से कोसल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कोसल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद था, सारीपुत्र था, मोंगलान था या सुबद्ध था?
यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। और 15 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सुबुद्ध था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुक्र माधव भोज्य सामग्री खाने से उन्हें अतिसार रोग हो गया और फिर वो पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो कुशीनगर चले गए और वहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। आनंद था, वसुमित्र था, या गोसल था, या सुबुद्ध था। यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। और 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, सुबुद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, या सारनाथ में। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी। और 17वें का जो प्रश्न है ऑप्शन सही है आपका वो बी है, वैशाली में। महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आईएएस प्री 2013 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। और ऑप्शन है आपके तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो जो इसका सही उत्तर है आपका वो है ए ऑप्शन, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध के मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि जो आपके अंदर तृष्णा रूपी अग्नि जल रही है उसको आप समाप्त कर दीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने मन को अपने अधीन कर लीजिए, फिर आप निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे है। यानी कि आपको क्रोध भी नहीं आना चाहिए, आपको अंदर विषाद भी नहीं पैदा होना चाहिए कि कुछ आपने देखा, कुछ आपने सुना और आप विषाद में डूब गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके अंदर लालच भी नहीं आना चाहिए, ये बुद्ध का कहना है। ठीक है, यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। और ये सारी चीजें तभी आपके अंदर में पैदा हो पाती हैं जब आप सिर्फ वर्तमान में जीते हैं, ना भूत की चिंता करते हैं और ना भविष्य की चिंता करते हैं, आप सिर्फ वर्तमान में जी रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से आपके अंदर निर्माण का भाव पैदा होता है। निर्माण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। यह बुद्ध की शिक्षा थी निर्माण के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि आलार कलाम कौन थे। बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्ध कालीन एक शासक, या बुद्ध के एक गुरु। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 का प्रश्न है कि आलार कलाम कौन थे। और 19 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु। महाविनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, या वैशाली में। यूपीपीसीएस मेंस 2004, बीपीएससी प्री 2005 और एमपीपीसीएस प्री 1991, 1999, बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। और 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सारनाथ में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के निकट आए। यहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। काशी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, या बोध गया में। झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। और 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, सारनाथ। अगला प्रश्न है आपका कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। महावीर, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक। यूपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। 22 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है, वैशाली, कौशाम्बी, सारनाथ, या पावापुरी।
देखिए प्रश्न की भाषा बदली है, प्रश्न वही है, यही इसी तरीके से परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 23 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, सारनाथ। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है उनका बुद्ध का दर्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, उनके धार्मिक आदर्श या बौद्ध अनुष्ठान। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है आपका कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सांची में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या वैशाली में। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का प्रश्न है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, सारनाथ में। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। यूपी पीसीएस प्री 2011 का प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगृह में। 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, श्रावस्ती में। ठीक है, 26 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, शतानीक, उदयन, बोधि या निचछू। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, और 27 का तो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, उदयन के राज्यकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, वहां उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान किया। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या नागसेन द्वारा। यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, और 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए हो जाएगा, महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। तो ये स्थान आप ध्यान रखिएगा, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध की प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सूत्र और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। तो सूत्र और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। क्या आनंद और उपाली जो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे वो धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? आनंद ने, महाकश्यप ने, मोगली पुत्र ने या उपाली ने। यूपी यूडीए एलडीए मिस 2010 का प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था, और 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, महाकश्यप ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में या पावापुरी में। यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित, और 30 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, राजगृह में। अगला प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह, राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। 31 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और सही उत्तर है आपका ए, राजगृह में, गिर में। अगला प्रश्न है आपका कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? पार्स ने, नागार्जुन ने, शूद्रक ने या वसुमित्र ने। आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? और 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया तथा प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित कर दिया गया। इस समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा
औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? और 33 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में या राजगृह में? बीपीएससी प्री 2005 का प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? और 34 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, कश्मीर में। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? आरएएस आरटीएस प्री 2010 और आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? और 35 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या मेनांडर के शासनकाल में? यूपी आरओ मेंस 2013 का प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। और 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? अशोक ने, अजातशत्रु ने, कनिष्क ने या कालाशोक ने? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2010 का प्रश्न है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन है, कनिष्क ने। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं और उन विशेषताओं को महायान से कंपेयर करके आपको विचार करना है कि वो सही है या गलत। ठीक है, तो 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। और ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तीनों लाइनें सही हैं, ये तीनों कथन महायान बौद्ध मत से सही होती हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। महायान बौद्ध मत बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता तथा देवत्व में विश्वास करता है और बुद्ध के अनेक अवतारों एवं रूपों में विश्वास करता है। साथ ही यह बुद्धत्व के मार्ग पर चलने वालों को बोधिसत्व कहता है, जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय कहा गया है। हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई, अतः तीनों कथन आपके सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम में नीचे दिए कूट ज्ञात करें। एक वैशाली दी गई है, फिर राजगिरी दिया गया है, फिर कुंडलवन दिया गया है, फिर पाटलिपुत्र दिया गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है, उनको आपको सही कालक्रम में आपको लगाना है। देखिए, सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। और उसके बाद जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, फिर आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में, फिर चौथी आपकी हुई थी कुंडलवन। तो 2, 1, 4, 3 किस में है? डी ऑप्शन में है। 39 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगिरी अथवा राजगीर स्थित सप्तपर्णी गुफा में संपन्न हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या काशी में? यूपी आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? और 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, वैशाली में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र? बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न है और मुझे लगता है कि सबसे आसान प्रश्न होगा ये। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या उदयभद्र के शासनकाल में? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, गया में, राजगीर में या बोधगया में? यूपी पीसीएस प्री 2000 और एमपी पीसीएस प्री 1990 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी?
और 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, राजगीर में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद, अशोक। आरएस आरटीएस प्री 1994 का प्रश्न है और 44 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कालाशोक। अगला प्रश्न है आपका 45 कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख दिए गए हैं और दोनों स्तंभों को आपको मिलाना है। स्तंभ 1 में आपकी घटनाएं दी गई हैं, स्तंभ 2 में आपका स्थान दिया गया है और ये प्रश्न है आपका बीपीएससी प्री 1996 का। जन्म कहां पर हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई, प्रथम प्रवचन कहां पर दिया और निधन कहां पर हुआ, यही आपको मिलान करना है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आप सभी को पता है। तो पहले में कौन सा आएगा? पहले में तीसरा आएगा और कोई में किसी और में तीसरा है नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। दूसरे में दूसरा ज्ञान प्राप्ति बोध गया, ठीक है। और जो आपका प्रथम प्रवचन है वो सारनाथ में और निधन कुशीनगर में हुआ था, ये तो आपको पता ही है। जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये भी आपको पता है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। कुशीनारा में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, प्रथम उपदेश या निर्वाण। यूपीपीसीएस मेंस 2002 का प्रश्न है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? और 46 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव हरिण वन में दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ चिन्ह दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए हैं। जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि, त्याग, ठीक है। तो ये इस तरफ अर्थ दिए गए हैं और दूसरी तरफ चिन्ह दिए गए हैं, इन्होंने दूसरा छाप दिया है, ठीक है। जन्म का जो चिन्ह है वो कौन सा है, ये आपको मिलाना है। जन्म का चिन्ह जो है वो कमल है, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है, ये बात आप जान लीजिए। प्रथम प्रवचन से जुड़ा हुआ कौन सा चिन्ह है? और वो है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। महाबोधि से जुड़ा हुआ प्रश्न कौन सा चिन्ह है? बोधि व्रत। और त्याग से जुड़ा हुआ चिन्ह है वो घोड़ा है। तो डी का 3 किस में है? केवल डी में है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्म कमल से जुड़ा हुआ है, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन से जुड़ा हुआ है, महाबोधि बोधि व्रत से जुड़ा हुआ है और गृह त्याग घोड़ा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? गेलुगपा, कंग्यूपा, साक्यपा या लिंगमापा। यूपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? और 48 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, कंग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंग्यूपा वर्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का प्रश्न है कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बताइएगा 49 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही पॉइंट है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। तो 49 का चारों ऑप्शन आपका सही है, डी 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बीपीएससी परी 2001 का प्रश्न है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां। 50वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है और 51 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, पंचम। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वैन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने
नष्ट करा दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपत्तन? यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? और 52 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ए, बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता? यूपी पीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? और 53 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली या आनंद? यूपी पीसीएस प्री 1999 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? और 54 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को या उपयुक्त में से कोई नहीं? और 55 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है कि दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का या धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? बताइएगा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? 56 का तो सही उत्तर है आपका वो डी है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का संकल्पना है या अंग है अष्टांग मार्ग। ठीक है। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्गी भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह 8 सोपान है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगिरी में या कुशीनगर में? यूपी पीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। और 58 का तो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, वैशाली में। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, महावीर के 3 नगीने हैं या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है? और 59 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ये। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। एक विनय पिटक है जिसमें संघ के संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत हैं
और अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? आरएएस आरटीएस प्री 2012 का प्रश्न है और 60 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैनों की, हिंदू की या पारसी की या बौद्ध की? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 का प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदू से? एमपीपीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बौद्धों से। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या विभाषा शास्त्र? यूपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? और 63 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? बी है, विनय पिटक। अगला प्रश्न है आपका कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? सुत्त से, विनय से, अभिधम्म से? उपयुक्त में से कोई नहीं। झारखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है और 64 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अभिधम्म। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युंगल पंचति, कथावत्थु और यमक तथा पट्टान। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक? एमपीपीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है कि निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? और 65 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, सुत्त पिटक में। ठीक है, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां संग्रहित। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ या सत्य अहिंसा करुणा? यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? और 66 का जो सही उत्तर है आपका वो भी हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बुद्ध धम्म में धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं के संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है आईएएस प्री 2002 में पूछा गया है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो था संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी ऑप्शन है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बताइएगा, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, वो क्या था? आईएएस प्री 2002 का प्रश्न है और 67 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती? यूपीपीसीएस में 2015 का प्रश्न है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? और 68 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक शेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। थेर भिक्षु। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में या पटना में? बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप बिहार में कहां पर है? और 69 का जो सही उत्तर है आपका वो है सी, राजगीर में है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा?
RSRTS प्री 1993 का प्रश्न है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। और 70 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थरों से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? जातक कथा में, ऋग्वेद में, या अर्थशास्त्र में, या अष्टाध्यायी में? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का प्रश्न है, या इनमें से कोई नहीं। और 71 का तो सही उत्तर है आपका वो ए है, ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप का संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। अगला प्रश्न है आपका कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है। यूपी पीसीएस मेंस 2011 और यूपी पीसीएस स्पेशल 2008 में पूछा गया प्रश्न है, सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा? बताएगा वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है वह कौन सा है? और 72 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी हो जाएगा, सांची। बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से है, सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन से तथा कुशीनगर या कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि अनात्मवाद सिद्धांत है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का या जैन दर्शन का? प्रश्न है आपका कि अनात्मवाद सिद्धांत किसका है? और आपको बताना है इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतित्व समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्म कहते हैं, अनात्मकम कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, ना तो आत्मा का और नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। द्रव्यता, एकता, तादात्म्य एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र है। अगला प्रश्न है आपका कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? बौद्ध से है, जैन से है, गीता से है, वेदांत से है? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बौद्ध। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धतर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या स्वामी विवेकानंद को? वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो सही उत्तर है आपका ए, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज का अर्थ होता है इंग्लिश में द लाइट ऑफ एशिया, और इन दोनों नामक से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की थी, जिस कारण यह नाम इनका फेमस हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? उत्तरांचल पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है। अब आप सोच रहे हो उत्तरांचल कहां से आ गया, तो पहले जो उत्तराखंड बना था तो उसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसे बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। 77 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, भगवान बुद्ध। ठीक है, बी है आपका भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है आपका कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चारवाक या न्याय? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया किसने किया, ये आपको बताना है। और 78 का सही उत्तर है आपका वो ए है, बुद्ध ने किया है। इसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में बताया हो था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका कि सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, या परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ
प्रशस्त हुआ या आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां? बताइएगा 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ उसको पारमिता शब्द का सही विवरण कह सकते हैं। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये एक साधना है एक प्रकार की बौद्ध धर्म में। पारमिता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है, अर्थात जो बोधिसत्व है, उसे षट पारमिताओं दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता को ग्रहण करना चाहिए। इन षट पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्रधान माना गया है। अगला जो प्रश्न है आपका कि सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर, अभिधम्म पिटक पर? यूपीपीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है कि सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, और 80 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ललित विस्तार पर। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा? यूपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? और 81 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्ष? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? और 82 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं का पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? आरएएस आरटीएस प्री 2010 का प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी? और 83 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा प्रारंभ की। अगला प्रश्न है आपका कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने या वैदिक धर्म ने? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? 84 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका बी, बौद्ध धर्म ने। उपर्युक्त में से सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके पूजा आरंभ की। अगला प्रश्न है आपका कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय है, ध्यान है, धर्मचक्र है या भूमि स्पर्श है? आईएएस प्री 1994 का प्रश्न है। बताइएगा 85 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी, धर्मचक्र। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तोत्तर काल? यूपीपीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है। और 86 का जो सही उत्तर है आपका वो भी है, कुषाण काल में। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। बीएस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली,
मथुरा शैली, मौर्य शैली या गुप्त शैली। बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 का है। ठीक है, तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा गया है और इसका सही उत्तर है आपका कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही व्याख्या नहीं मिलती है कि गांधार शैली की प्रथम थी या मथुरा शैली की प्रथम थी या मौर्य शैली की प्रथम थी या गुप्त शैली की प्रथम थी। ऐसा कहीं पर भी ठोस आधार नहीं मिलता है जिसको मान लिया जाए। अगला प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है। ए ऑप्शन है आपका मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। बताइएगा 88 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और इसका जो सही उत्तर है आपका वो केवल बी ऑप्शन है। ठीक है, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। तो बुद्ध की भूमि स्पर्शी जो मुद्रा है उससे तात्पर्य है कि अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्शी मुद्रा मार यानी कि कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आवाहन को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि स्पर्श मुद्रा का की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से या कुषाण काल से या गुप्त काल से। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है और 89 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, गुप्त काल। तो डी ऑप्शन आपका सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है आपका कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है कुषाण काल से, गुप्त काल से या वर्धन काल से या राजपूत काल से। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010, यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल मेंस 2010 का प्रश्न है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। 90 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, गुप्त काल से। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिवारजक, श्रमण, उपासक। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है और इसका सही मिलान आपको चुनना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं। जो परिवारजक है वो परित्यागी व भ्रमणकारी होता है, तो ये सही है आपका। और जो श्रवण है आपका वो भिक्षु होता है। ठीक है, वो क्या होता है? भिक्षु होता है या साधु होता है, तो ये आपका गलत हो गया। और जो आपका उपासक है वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है, तो तीसरा भी आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तो श्रमण जो है वो भिक्षु या साधु है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2018 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? और 92 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, पुष्यमित्र शुंग। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपक्षित हो गए थे उनकी पुनः प्रतिष्ठा की। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो यूपी स्पेशल प्री 2004 का प्रश्न है। कथन दिया गया है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो बताइएगा इनके आधार पर कौन सा कूट आपका सही होगा, और जो आपका कूट सही है वो कौन सा है? तो कथन तो आपका सही है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और यह भी सही है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, लेकिन ये व्याख्या नहीं है कथन की। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल, सारनाथ, राजगीर, नालंदा। आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है कि इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं, ये आपको चयन करना है। और 94 का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है?
देखिए, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र था, बिल्कुल सही बात है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मापदेश था, बिल्कुल सही बात है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, गलत, ठीक है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, बिल्कुल सही बात है। राजगीर में बौद्ध संगीति हुई। तो यहां पर आपका 1, 2 और 4 सही है। ये कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्रेय? IAS प्री 1997 का प्रश्न है। 95 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, पद्मपाणी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2020 का प्रश्न है कि स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म के से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। बताइएगा 96 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा होगा? वो होगा बी, केवल 2 और 3। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध नहीं है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों को संप्रदाय का स्थविर या थेरावादी कहलाया, ठीक है। तो जो परंपरागत नियम में आस्था रखते थे उनको उस संप्रदाय को क्या कहा गया? स्थविर कहा गया या थेरावादी कहा गया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध रखता है। ये महायान शाखा से नहीं रखता है, हीनयान शाखा से संबंध रखता है। इसका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों को संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय या पद्मपाणी? IAS प्री 2018 का प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? और 97 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, मैत्रेय। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत का एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन में असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IAS प्री 2016 का प्रश्न है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या 1, 2, 3? बताइएगा 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2 और 3, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या एलोरा में है? IAS प्री 2017 का प्रश्न है। ये आपको बताना है कि बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है। तो 99 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए, अजंता में स्थित है, ठीक है। गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणी राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है जिसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुक रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में या बेटसा में? यूपी ROARO प्री 2014 का प्रश्न है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। 100 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कारले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कारले में स्थित है। ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। क्लियर है आपको?
तो सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर कार्ले में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले? यूपी पीसीएस प्री 2017 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? और 101 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, कन्हेरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कहनाशैल, कृष्णगिरी, कहनागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ये सारी डिटेलिंग है आपको, और जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र या नागार्जुन? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? और 102 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत का प्रस्तुत किया है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। अगला प्रश्न है आपका कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन है, नागसेन है या आनंद है या अश्वघोष है? यूपी पीसीएस प्री 1998 का प्रश्न है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? और 103 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, नागार्जुन है। ठीक है, माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्तवाद को ही शून्यता कहा। अगला प्रश्न है आपका कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? और 104 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, माध्यमिक। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या उज्जैन? एमपी पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? और 105 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, एक नालंदा था और दूसरा था बल्लभी और तीसरा था विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था, और यहाँ पर अभी एक और नालंदा के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी बन गई है। और विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। अगला प्रश्न है आपका कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में या गुजरात? यूपी आरओ प्री 2014 का प्रश्न है कि बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। और 106 का जो सही उत्तर है आपका वो है डी, गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या पाल युग? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? और 107 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, गुप्त युग। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त? बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और 108 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा बी, कुमारगुप्त। तो ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रेणा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 से की जाती है, जिसकी प्रसिद्धि उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो जो कुमारगुप्त प्रथम था इसकी एक उपाधि थी, वो थी महेंद्रादित्य। अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? और 109 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री
वैनसांग यहाँ आया था। अगला प्रश्न है आपका कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वैनसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान, संग्रहालय। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 111 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, पाली अनुसंधान संस्थान। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध या प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा। कूट का चयन करना है, कौन सा कूट आपका सही होगा 112वें प्रश्न में। देखिए तप और भोग के अति का परिहार, तो ये तो गलत है, अति की कहीं बात नहीं हुई है। वेद प्रमाण की के प्रति अनास्था सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध बिल्कुल सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा बिल्कुल सही है, यानी कि 2, 3, 4 आपका सही है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। बताइएगा निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या 1, 2, 3। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 113 का। और देखिए तप और भोग के अति का परिहार ये तो गलत है, ठीक है, काफी तप करते थे बौद्ध वाले भी। और वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता की निषेध बिल्कुल सही बात है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पर भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृता। बीपीएससी प्री 2012 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? और 114 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, आत्मदमन। अगला प्रश्न है आपका कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है और दुख का कारण है। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न है, इनको आपको सही क्रम में लगाना है। 115वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहला जो आपका आर्य सत्य है वो है दुख है। फिर दूसरा जो आर्य सत्य है दुख का कारण है, यानी कि ये मैं भी कहता हूं अगर कोई प्रॉब्लम है आपके जीवन में तो उसका कोई कारण होगा, तो उसका आपको कारण ढूंढना होगा। और फिर आता है आपका दुख का निरोध है, ठीक है, यानी कि उस कारण का निरोध है, कुछ रोकने का है। और सी आता है फिर आपका कि दुख निरोध का मार्ग है, ठीक है, तो उसका कोई मार्ग भी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो इस प्रकार है। दुख यानी कि संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय यानी कि प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध यानी दुख का अंत संभव है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताइएगा बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें करते हैं ये आपको बताना है। 116 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक क्रांतिक हैं, अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस प्री 2006 में पूछा गया। इसमें बौद्ध दर्शन के अनुसार आपको कथन दिया गया है, फिर कारण दिया गया है और उसके आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कथन है आपका कि पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण दिया गया है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म होता है, तो कथन तो आपका गलत हो गया। आत्मा की सत्ता नहीं है तो ये सही है, कारण सही है
कि आत्मा की सत्ता नहीं, ये बात सही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। यूपी पीसीएस प्री 2006 का प्रश्न था। प्रतित्व समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर आपको चुनना है, बताना है कि 118 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और ये तीनों पॉइंट आपके सही हैं कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया है, उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती भी नहीं दी है, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा, 1, 2, 3। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण को की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। अगला प्रश्न है आपका 119, जो यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसके आधार पर आपको कूट का चयन करना है, कौन से कूट आपके सही है। तो धर्म की सादगी बिल्कुल सही है, दलितों के लिए विशेष अपील बिल्कुल सही है, धर्म की मिशनरी भावना बिल्कुल सही है, धर्म बढ़ाओ, स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी सही है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो बौद्ध धर्म ने वेदों का विरोध किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, 1, 2, 3, 4 सही है। अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2010 में पूछा गया। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। केवल एक, केवल 1, 3, केवल 2, 3 या 1, 2, 3 बताइएगा। 120 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका केवल 1। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो एक ऑप्शन आपका सही है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला जो प्रश्न है आपका वो 121 है। ये आईएएस प्री 2017 में पूछा गया है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक और समतीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फेनोमिना के अवयव पूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। केवल एक सही है, केवल 2 या 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो सही उत्तर है आपका केवल 2। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है, केवल 2 पॉइंट आपका सही है। इसका थोड़ा डिटेलिंग देखना पड़ेगा आपको। जो सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय थे, अतः कथन 1 आपका सत्य हो गया। सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, सर्वम, अस्ति और वाद। सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति अर्थात हैं। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में समास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित हुई थी। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 का प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं नैत्य एवं चैत्य तथा बिहार का अंतर चुनें। ठीक है, तो 122 का जो ऑप्शन होगा आपका सही वो बी है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार एक निवास स्थान है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर से समाधियां बनाई गई। उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हीं अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा गया। अगला प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2013 में पूछा गया। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? तो बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार
बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है कि सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, वज्रयान। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। तो यह आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है बौद्ध धर्म, जिसमें आपने लगभग 125 प्रश्न किए हैं, 124 प्रश्न लगभग आपने किए हैं। यूपी पीसीएस आरओ पीवाईक्यू सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, जिसमें आप प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपका पार्ट 4 था और इसी तरीके से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और आपकी हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कराएंगे। पहले आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें लगभग आपके 15 चैप्टर हैं, तो 15 वीडियो मिलेंगे आपको पीवाईक्यू के, और फिर आपके मध्यकालीन भारत का शुरू होगा और फिर आपका आधुनिक भारत का शुरू होगा। हिस्ट्री आपकी ऐसे पूरी कंप्लीट होगी, पॉलिटी भी आपकी ऐसे पूरी कंप्लीट होगी और ज्योग्राफी भी आपकी ऐसे ही पूरी कंप्लीट होगी। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से फोकस बना के आपको तैयारी करनी है और निश्चित रूप से आपकी तैयारी में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा अगर आप लगातार पीवाईक्यू करते रहेंगे। आपको ये व्याख्या के सहायक ये प्रश्न कराए जा रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से कराए जा रहे हैं। आप अगर लगातार 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा चैप्टर तैयार कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।